हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पेपर नंबर 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है परियोजनवाद। ठीक है, कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं और उनके विचारक इस चैप्टर के अंतर्गत ये आपका टॉपिक आता है। और इससे पहली क्लासेस में हमने आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया था। तो आज बारी आती है परियोजनवाद और शिक्षा के बारे में जानने की। ऑलराइट गाइस, इस टॉपिक से आपके एग्जाम पेपर में खूब सारे प्रश्न बनते हैं। तीनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए तीनों की अलग अलग क्लासेस मैंने लगाई ताकि एक एक दिन करके हम सभी चीजों को पूरी आसानी के साथ समझ पाए। तो इससे पहले की क्लास में आपसे आदर्शवाद और प्रकृतिवाद सब कुछ उनके बारे में एक्सप्लेन हो चुका है, सब चीजें समझ आ चुकी है। और आज हम बात करेंगे परियोजनवाद के बारे में। ऑलराइट गाइस, सो सभी लोग तैयार हो जाइए। बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा, अभी नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है। क्लास के खत्म होने के बाद आप दोबारा से उसको रीप्ले करके फिर साथ साथ उसको पॉज करके वीडियो को तब आप नोट करिएगा। ऑलराइट गाइस, अभी सबको साथ में बैठ के समझना है, समझने पर ध्यान देना है। फिर बाद में उसका नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले जानेंगे परियोजनवाद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अर्थ से शुरुआत करेंगे तो चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। अर्थ क्या होता है? परियोजनवाद या व्यवहारिकतावाद एक भौतिक दर्शन है। क्या है? भौतिक दर्शन है। एक चीज और आपको इस लाइन से पता चली, वो क्या है कि परियोजनवाद को व्यवहारिकतावाद भी कह सकते हैं। ठीक है, व्यवहारिकतावाद भी कह सकते हैं। अगर परियोजनवाद ना बोल करके क्वेश्चन में आपसे व्यवहारिकतावाद क्या है या इसके अकॉर्डिंग जो है जॉन ड्यूवी की परिभाषा बताइए, इस तरीके से अगर पूछ किया जाता है तो आप बता पाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे जानते हैं कि ये किस वर्ड से लिया गया है। इसे आंग्ल भाषा में प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंग्ल भाषा में या आंग्ल भाषा में प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है। यह शब्द ग्रीक भाषा के प्राग्मा और प्राग्मेटिकोस शब्द से बना हुआ है। ठीक है, ग्रीक भाषा के इन दो शब्दों से बना हुआ है। और इसमें प्राग्मा का क्या अर्थ होता है? प्राग्मा का अर्थ होता है किया हुआ कार्य या व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर आप लिखेंगे तो चल जाएगा। आप लिख सकते हैं प्राग्मा का अर्थ होता है किया हुआ कार्य या प्राग्मा का अर्थ होता है व्यवसाय। और प्राग्मेटिकोस का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है प्रैक्टिसिबिलिटी अर्थात व्यवहारिकता। ऑलराइट, इसका अर्थ क्या होता है? व्यवहारिकता। इसका आशय यह है कि सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्णय का सत्य व्यवहारिक परिणाम से ही पाया गया है। ठीक है, यानी जितने भी मूल्य है, विचार है, निर्णय है, इनका जो सच है वो व्यवहारिक परिणामों से ही पाया गया है। कैसे? इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ समझने वाली बात आपके लिए ये थी कि परियोजनवाद को हम व्यवहारिकतावाद भी कह सकते हैं और इसे आंग्ल भाषा के प्राग्मैटिज्म से लिया गया है। ठीक है, जिसमें प्रागा का मतलब क्या होता है? प्राग्मा का मतलब होता है किया हुआ कार्य। ठीक है, इतनी चीज आपको यहाँ पर समझनी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी आपको यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है। आगे बात करें जॉन ड्यूवी। ठीक है, जॉन ड्यूवी ने इसकी परिभाषा दी है। क्या दी है? जॉन ड्यूवी इस दर्शन के महान प्रतिवादक हुए। ठीक है, सबसे महान प्रतिवादक कौन हुए? परियोजनवाद की अगर बात करें तो उनका नाम है जॉन ड्यूवी। ठीक है, आपको ये नाम बहुत ध्यान रखना है, इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी आपको इनकी। तो जॉन ड्यूवी जो है परियोजनवाद के सबसे महान प्रतिवादक माने गए हैं। इनके अनुसार ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है अपितु साधन है। ठीक है, स्वयं में साध्य नहीं है, स्वयं में परिपूर्ण नहीं है, बल्कि एक साधन के समान है। ठीक है, एक साधन के समान है जिनकी मदद से हम क्या करते हैं? किसी भी मूल्य का, विचारों या निर्णय का, सत्य का पता लगा सकते हैं। इन्होंने मानवीय समस्याओं के हल के लिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि जॉन ड्यूवी के अनुसार समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो आप क्या बताएंगे? वैज्ञानिक विधि उपयुक्त है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। अब आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं।
ठीक है, एक बार और देखते हैं। प्रयोजनवाद, व्यवहारिकतावाद एक ही बात है। आंग्ल भाषा में प्राग्मेटिज्म शब्द से लिया गया है और ग्रीक भाषा में प्राग्मा और प्राग्मेटिकोस शब्द से बना हुआ है, जिसमें कि प्राग्मा का अर्थ क्या होता है? किया हुआ कार्य, व्यवसाय। और जॉन डेवी के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है कि ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है अपितु साधन है। इन्होंने मानवीय समस्याओं के हल के लिए कौन सी विधि बताई है? तो वह बताई है वैज्ञानिक विधि। ठीक है, वैज्ञानिक विधि। अब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखने वाले हैं कि प्रयोजनवाद को और किस किस नामों से जाना गया है और कौन कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने वो नाम दिए। बहुत महत्वपूर्ण ये आपका इस चैप्टर का टॉपिक है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे। नाम लिखा है चार्ल्स सैंडर्स। ठीक है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, इन्होंने नाम दिया है प्रयोजनवाद को अर्थ क्रियावाद या व्यवहारिकतावाद। ठीक है, व्यवहारवाद। इन्होंने क्या नाम दिया है? अर्थ क्रियावाद या व्यवहारवाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रयोजनवाद को अर्थ क्रियावाद नाम किसने दिया, तो आप बताएंगे चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। आप इसको नोट करके अपनी कहीं नोटबुक में लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, नोट करके आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। अर्थ क्रियावाद या व्यवहारवाद किसने नाम दिया? तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने। अनुभववाद या फलवाद, यह किसने दिया? अनुभववाद या फलवाद, यह नाम दिया विलियम जेम्स ने। ठीक है, विलियम जेम्स ने अनुभववाद या फलवाद के नाम से जाना प्रयोजनवाद को। और बात करें जॉन डेवी, इन्होंने भी कई नाम दिए इसके, जैसे साधनवाद, करणवाद, पुनर्रचनावाद, प्रयोगवाद। ठीक है, और किलपैड्रिक ने क्या दिया? इन्होंने दिया प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद किसने दिया? किलपैड्रिक ने। अब आपको क्लियर हो गई सारी चीजें, एक बार और देखते हैं। चार्ल्स सैंडर्स ने बताया कि इसका नाम है अर्थ क्रियावाद या व्यवहारवाद। विलियम जेम्स ने बताया कि इसका नाम है अनुभववाद। ठीक है, क्या नाम है? अनुभववाद है। और जॉन डेवी ने बताया कि साधनवाद, करणवाद या पुनर्रचनावाद ही इसका नाम है। और प्रयोगवाद भी नाम दिया इन्होंने। किलपैड्रिक ने कहा कि इसका नाम तो प्रयोजनवाद है। ठीक है, अलग अलग नामों से जाना गया, या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग नामकरण रखे गए। जैसे एक परिवार में एक छोटे बच्चे को उसके माता पिता अलग नाम से पुकारते हैं ज्यादातर, उसके दादा दादी अलग नाम से, उसके भाई बहन उसको अलग नाम से। तो इसी तरीके से एक ही शब्द के कई सारे रूप यहाँ पर बना दिए सबने अपने अपने अनुसार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए, अब हम जानेंगे कुछ परिभाषा जो कि यहाँ से अक्सर पूछ ली जाती है। पहली है रोस के अनुसार। रोस के अनुसार क्या परिभाषा है प्रयोजनवाद की? तो चलिए देख लेते हैं। प्रयोजनवाद मूल रूप से मानवतावादी दर्शन है, जिसकी मान्यता यह है कि मनुष्य कार्य करके अपने मूल्यों का सर्जन करता है और मानता है कि वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में रहती है और अपने स्वरूप कुछ अंश भविष्य के लिए छोड़ देता है। ठीक है, तो ये बात कही रोस ने। ठीक है, रोस महोदय के अनुसार क्या बात कही गई कि भाई प्रयोजनवाद मूल रूप से एक मानवतावादी दर्शन है, जिसकी मान्यता है कि मनुष्य कार्य करके अपने मूल्यों का सर्जन करता है, उनका विकास करता है और मानता है कि वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में रहती है। ठीक है, निर्माण की अवस्था में ही वास्तविकता रहती है और अपने स्वरूप कुछ अंश वो अपने भविष्य के लिए भी छोड़ देता है। इतनी चीजें आपको समझ में आई। ये परिभाषा थी रोस के अनुसार। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये परिभाषा देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि यह परिभाषा किसकी है या यह कथन किसका है, तो आप बता पाएंगे रोस का। ठीक है, अगर इस तरीके की बात आती है कि अब कुछ अंश भविष्य के लिए छोड़ देता है, अपने मूल्यों का सर्जन करता है, तो आप समझ जाएंगे। ओके, अगली परिभाषा जो हम देखेंगे वह है प्रेट के अनुसार। ठीक है, प्रेट के अनुसार इन्होंने क्या कहा? प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। इनके अनुसार बहुत ही अच्छी परिभाषा कही गई। अगर आपसे प्रयोजनवाद की परिभाषा लिखने को कही जाए तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। देखिए, सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि क्या है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जो है हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है।
ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब चलिए, अब हम क्या देखेंगे कि इस बात पर अगर देखा जाए, पूरा ध्यान से इसको समझा जाए, जो भी हमने अभी तक कहा, इसमें एक बात निकल करके सामने आती है कि जो प्रयोजनवाद है वो वैज्ञानिक ढंग को या वैज्ञानिक आप कह सकते हैं विधि पर जोर देता है, ठीक है, या वैज्ञानिक ढंग पर या इसके निर्माण पर ही बल देता है, वैज्ञानिकता। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे शिक्षा का क्या अर्थ है प्रयोजनवाद के अनुसार, ठीक है। प्रयोजनवाद में शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद परंपरागत और अनुदार ज्ञान के विरुद्ध क्रांति है। इसने शिक्षा की संकल्पना को कई रूप में प्रस्तुत किया है। तो हम इसको पॉइंट के अकॉर्डिंग जानेंगे ताकि बहुत आसानी से सब चीजें क्लियर हो जाए। पहला क्या है? पहली बात यहाँ पर की गई है, शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण या पुनर्रचना करने वाली प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण या पुनर्रचना करने वाली एक प्रक्रिया होती है। शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूलन सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की भी प्रक्रिया है। शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ठीक है, या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ये हो गया है शिक्षा का अर्थ प्रयोजनवाद के अनुसार। आपको समझ में आया कि शिक्षा को किस तरीके से महत्व दिया गया है, क्या क्या विशेषताएं इसके बारे में बताई गई है। तो आप इनमें से 3 या 4 पॉइंट याद रखेंगे, बस आपको इतना ही रखना है। अगर आप इसको अब क्लास लेने के बाद इसको नोट भी करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीजें याद हो जाएगी। अब हम बात करेंगे प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। तो चलिए इसको भी बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे शिक्षा के क्या उद्देश्य है। प्रयोजनवाद परिवर्तन में विश्वास व्यक्त करता है या रखता है, ठीक है। प्रयोजनवाद का कह सकते हैं आप कि परिवर्तन में विश्वास रखता है तथा अनुभव व उपयोगिता के आधार पर आदर्शों, सत्य व मूल्यों में आत्मसातीकरण पर बल देता है। सीधी सी अगर बात जाने, इनकी इतनी टफ लैंग्वेज न समझ करके, तो हम यह कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद जो है, जो चेंजेस होते हैं अपने आप में, चाहे वो उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, उसकी एज के अकॉर्डिंग हो, जितने भी एक्सपीरियंस वो गेन करता है उतने ही उसके हर स्टेप पर चेंजेस आते जाते हैं उसके जीवन में, ठीक है, उतने ही परिवर्तन होते रहते हैं। तो यही कहना है प्रयोजनवाद का कि भाई परिवर्तन होता है। तो यही कहना है प्रयोजनवाद का कि समय समय पर वातावरण के साथ साथ या फिर सामाजिक कार्यों के अनुसार मनुष्य अपना विकास करता रहता है, ठीक है, नए नए आदर्शों को, मूल्यों को अपनाता रहता है, पुरानों को छोड़ता रहता है। तो वही बात है, परिवर्तन होता है प्रत्येक मनुष्य में, ठीक है। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है। कौन कौन से हैं? आइए चलिए देख लेते हैं। पहला है नवीन आदर्शों या मूल्यों का सृजन करना। नवीन आदर्शों और मूल्यों का सृजन करना यानी नए नए आदर्शों को, मूल्यों को अपनाना। आगे बात करें सामाजिक कार्य कुशलता का विकास करना और वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता का विकास करना। दोस्तों आपने देखा कि अभी हमने 1-2 परिभाषा देखी, उसका अर्थ जाना, तो ये चीज सब में कॉमन है, ठीक है। क्या कि वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। ये बात सब जगह यहाँ पर आपको कॉमन देखने को मिलेगी। फिर उसके आगे अगर हम देखें, उपयोगी निर्देशन प्रदान करना और लौकिक आनंद की प्राप्ति करना, ये सभी उद्देश्य होते हैं शिक्षा के प्रयोजनवाद के अनुसार। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। जैसे हम आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, सभी में उनका पाठ्यक्रम भी हमने जाना कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इस तरीके से ही बनते हैं कि प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए या प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो इसीलिए हम इन सभी चीजों पर फोकस कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम की
क्या भूमिका होती है परियोजनवाद के अनुसार? तो किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को स्वीकृति न देते हुए परियोजनवादी विचारक अनुभव केंद्रित, ठीक है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। ये क्या कहते हैं कि भाई अनुभव केंद्रित होना चाहिए पाठ्यक्रम, ना कि पहले से ही निश्चित, ठीक है, पहले से ही निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, अनुभव केंद्रित होना चाहिए। उसके अनुसार हमारा पाठ्यक्रम देश, काल, परिस्थितियों, विद्यार्थी की रुचि, आवश्यकता, योग्यता व उपयोगिता आदि को ध्यान में रखकर निर्मित होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। वे पाठ्यक्रम को कुछ विशेष विषयों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, अपितु उसकी मान्यता है कि पाठ्यक्रम समय की मांग और परिवेश के अनुरूप परिवर्तित होते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि परिवर्तन पर बल देते हैं तो पाठ्यक्रम में भी समय समय पर परिवर्तन होना चाहिए। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत न करके पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांतों पर अपने विचार किए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि परियोजनवाद ने ये नहीं बताया कि कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, ये बोल दिया कि भाई समय समय पर परिवर्तित होना चाहिए समय के अनुसार, इसीलिए इन्होंने पहले से ही कोई एक परफॉर्मेंस सेट नहीं किया है, क्योंकि उसमें समय समय पर चेंज होते रहेंगे, ठीक है। ये चीज को देखते हुए इन्होंने कोई भी उसकी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया है। तो फिर क्या किया है, इन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, कुछ सिद्धांत दिए हैं पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित, वो हमें अब जानने हैं। कौन कौन से है उपयोगी और मूल्यवान सिद्धांत है जो आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम उनमें से कुछ सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जैसे पहला है उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनुभव केंद्रित सिद्धांत, क्रिया केंद्रित सिद्धांत, एकीकरण सिद्धांत या सामाजिकरण का सिद्धांत या विविधता का सिद्धांत। आपको इनमें से कोई भी 5 नाम याद कर लेना है, ठीक है, 5 नाम याद कर लेने हैं आपको, और याद करने की तो जरूरत नहीं है, हमने भी बताया कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। आप खुद भी सोच करके देखिए कि जैसी बालक की उपयोगिता है ऐसा ही तो होना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए, उसके अनुभव के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, क्रिया के अनुसार विविधता होनी चाहिए पाठ्यक्रम में। तो इस तरीके से ही हम इनको बहुत ध्यान से समझकर ही खुद ब खुद याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षण विधि की, ठीक है, कौन कौन सी शिक्षण विधि परियोजनवाद के अंतर्गत अपनाई जाती है। और चलिए बात करते हैं शिक्षण सिद्धांतों तथा शिक्षण विधियों के क्षेत्र में परियोजनवाद की महत्वपूर्ण देन है। यह नवीनतम मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के सर्जन एवं उपयोग को महत्व देता है कि भाई नई नई मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि अपनाई जानी चाहिए, ना कि पुरानी घिसी पिटी, ठीक है। तो ये क्या महत्व देता है कि भाई समय समय पर नवीनतम मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का सर्जन करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। शिक्षण विधियों के चयन एवं प्रयोग में परियोजनवाद निम्नलिखित शिक्षण सिद्धांतों का हिमायती है। कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत का, आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। ये 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है परियोजनवाद। तो वही है पहला, तो सीखने के उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, या सीखने का सिद्धांत भी आप इसको बोल सकते हैं। क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, अभी जो हमने अभी बात की ना इससे पर, वही बात कही गई है, बस यहाँ पर सिद्धांत वर्ड को और ऐड कर दिया है इसके साथ साथ। एकीकरण का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत, सामूहिक क्रिया का सिद्धांत। तो ये इस तरीके के इसने सिद्धांतों की जो है साइड ली है, उनको प्रमोट किया है कि यहाँ इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करेंगे योजना विधि। योजना विधि यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो एग्जाम में रिपीट होता है। क्या है वह क्वेश्चन? बिल्कुल आपके सामने हाईलाइटेड होकर है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। परियोजनवाद की एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है, कौन सी? प्रोजेक्ट योजना विधि। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि परियोजनवाद की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधि कौन सी है। ऑप्शन मिलेंगे आपको अलग अलग, करके सीखना, प्रोजेक्ट विधि या खेल विधि। तो आपको वहां चुनना होगा क्या? प्रोजेक्ट योजना विधि, ठीक है, प्रोजेक्ट योजना विधि ये है सबसे महत्वपूर्ण विधि है, शिक्षण विधि है परियोजनवाद की। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन शॉर्ट इस तरीके से बनेगा कि ये बताइए प्रोजेक्ट विधि क्या होती है या फिर योजना विधि क्या होती है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? इससे समस्या समाधान विधि भी हम कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत
जो अधिगम करता होता है वह स्वयं योजना बनाता है। ठीक है, यानी बालक, सीखने वाला विद्यार्थी अपने आप योजना बनाएगा, अपने आप प्लानिंग करेगा और उसके अनुरूप सीखेगा। शिक्षक का मुख्य कार्य समस्या की उत्पत्ति, यानी उसके सामने एक आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम को क्रिएट करना, ताकि वो पता लगा पाए कि विद्यार्थी उसको कैसे सोल्व करेगा, और उसको समस्या की पहचान कराना ही शिक्षक का कार्य है। क्या है शिक्षक का मुख्य कार्य प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत? तो यह है कि समस्या की उत्पत्ति करना या समस्या की पहचान कराना। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है, जो अधिगम करता होता है, लर्नर होता है, वो उस समस्या के समाधान के लिए स्वयं योजना बनाता है बिना किसी की मदद लिए, और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक का सहयोग भी ले सकता है, और अंत में प्रयोग एवं अनुभव द्वारा समस्या का समाधान करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, संक्षेप में योजना विधि में समस्या समाधान के निम्नलिखित सोपान हैं। कौन कौन से सोपान हैं, यानी कौन कौन से स्टेप्स हैं जब हम योजना विधि को फॉलो करते हैं, प्रोजेक्ट विधि को फॉलो करते हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स हमें अपनाने पड़ेंगे, उनकी बात हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स है गाइस, इनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पहला क्या है, समस्या की पहचान। देखिए, इसको मैं आपको बहुत आसानी से याद करवा दूंगी, पहले एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। दूसरी है समस्या के तत्वों का विश्लेषण, तीसरा है परिकल्पना निर्माण, और चौथा है परिकल्पना प्रशिक्षण, पांचवा हो जाता है फिर मूल्यांकन। ये 5 स्टेप्स है। अब सबसे पहले आप अपने ऊपर बात लेकर के सोचिए। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कुछ परेशान हैं, ठीक है, थोड़े परेशान हैं आप, तो आप ये चाहते हैं कि अब पता तो हो आपको कि क्या आपकी परेशानी की वजह है। ठीक है, तो वहां आप क्या करेंगे, जो आपकी समस्या है उसकी पहचान करेंगे कि मैं परेशान क्यों हूं, क्या बात हुई ऐसी, मैं किस बात की वजह से परेशान हूं। तो आप क्या करेंगे, उस समस्या की पहचान करेंगे कि जिसकी वजह से आप परेशान हैं। सबसे पहला स्टेप आपका ये हो गया। दूसरा है समस्या के तत्वों का विश्लेषण। अब आपको पता चल गया कि भाई समस्या ये है। ठीक है, अब आप पता करेंगे किसकी वजह से मुझे ये समस्या किसकी वजह से मिल रही है। अगर मान लेते हैं कि आपको पता चल गया कि आप किस बात की वजह से परेशान हैं, अब आप ये देखेंगे कि वो बात किसी और से कैसे संबंधित है, यानी कोई और कैसे अफेक्ट कर रहा है आपको सिचुएशन में लाने के लिए। तो आप समस्या के तत्वों का विश्लेषण करेंगे कि आखिर मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई ही कैसे। ठीक है, प्रॉब्लम मिल गई, अब देखना ये है कहां से आई है ये। ठीक है, इतनी बात हो गई, 2 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिया। तीसरा स्टेप आता है परिकल्पना निर्माण। परिकल्पना निर्माण यानी उसको समस्या को दूर करने के लिए हमने एक प्लानिंग करनी है, हमने एक रोड मैप तैयार करना है, या फिर आप कह सकते हैं हमने सोच लिया कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेंगे। ठीक है, हमने प्लानिंग कर ली कि भाई अब हमें खुश रहना है, हमें इस वाली प्रॉब्लम्स को दोबारा फेस नहीं करना है अपनी लाइफ में। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ अपने लिए रूल्स बनाएंगे, या फिर उस समस्या से बाहर निकलने के लिए कोई टेक्निक अपनाएंगे। ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे कि हमें क्या करना हो ऐसा कि जो मैं इस समस्या से बाहर निकल पाऊं। तो वह तो हो गया परिकल्पना निर्माण। चौथा क्या है, परिकल्पना परीक्षण। इसका क्या मतलब हो गया, अब हमने जो प्लानिंग की है कि भाई मुझे इस समस्या से बाहर निकलना है, तो अब उस प्लानिंग को क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि बाहर निकलेंगे या नहीं, वो बात अलग है। अभी हमने 4th स्टेप में क्या किया कि जो प्लानिंग हमने की थी कि भाई हमें इस समस्या को दोबारा से फेस नहीं करना है, उसको प्लानिंग को अपनी या फिर जो भी आपने सोचा था उस टेक्निक को फॉलो अप करना है। ठीक है, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए। और 5वां स्टेप हो जाता है मूल्यांकन, यानी 5वें स्टेप में आप क्या करेंगे, अपना मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि आपने जो परीक्षण किया या परिकल्पना प्रशिक्षण किया, जो आपने प्लानिंग की, अप्लाई की, क्या उसमें आप सफल हुए या नहीं हुए, अगर हुए तो कितना हुए। ठीक है, इस तरीके से आप खुद का इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये 5 स्टेप है। आई होप आपको ये समझ में अब आ गए होंगे। ठीक है, कौन कौन से 5 स्टेप है। अब आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, योजना विधि या परिकल्पना विधि बताइए, या फिर प्रोजेक्ट विधि में आप किस तरीके से समस्या का समाधान करेंगे, तो आप अपने ऊपर इस तरीके से बात को लेकर के इसके 5 स्टेप बना पाएंगे। ऑलराइट गाइस, समझ आ गई इतनी बात। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा पीछे जा करके, कि हम इसे समस्या समाधान विधि के नाम से भी जानते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है।
ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रयोजनवाद में शिक्षक का क्या महत्व है। ठीक है, शिक्षक का क्या महत्व है, शिक्षा का महत्व, पाठ्यक्रम का महत्व हमने जान लिया, शिक्षक का जानेंगे कैसा होना चाहिए। प्रयोजनवाद शिक्षक को नवीन आदर्शों यानी नए नए आदर्शों, मूल्यों, सत्यों का निर्माण करने वाला, ज्ञान विज्ञान अनुभवशील, क्रिया परिश्रमी होने पर बल देता है। ठीक है, क्या कहता है कि शिक्षक क्या होना चाहिए, अपने आप में नए नए आदर्शों को अपनाने वाला, मूल्यों को अपनाने वाला, नए नए विज्ञान की जो बातें होती है उनको जिज्ञासु होने वाला, उनको जानने वाला और परिश्रमी होने वाला शिक्षक होना चाहिए प्रयोजनवाद के अनुसार। शिक्षक को अपने छात्रों पर बलात् विचार, मत, आदर्श, मूल्य नहीं थोपना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जबरदस्ती उन्हें नहीं थोपना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी आदर्श हो, मूल्य हो, ठीक है, मोरल हो, वैल्यूज हो, ये जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए, बल्कि एक पथ प्रदर्शक व सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए कि अगर कोई भी उसका विद्यार्थी किसी गलत रास्ते पर चलता है तो उसको बैठा करके समझाना चाहिए, ना कि उसको मारपीट करके। तो उसको बैठ के उसको फिर सलाह देनी चाहिए कि ऐसे नहीं, ऐसे सही होता है, अगर आप ऐसे करेंगे तो इस तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पर समझाना है। प्रयोजनवाद के अनुसार यही है कि शिक्षक जो है एक पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए, एक सलाहकार के रूप में होना चाहिए, ना कि विद्यार्थी पर या छात्रों पर किसी भी बात को थोपने वाला। इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो शिक्षक का काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब बारी आती है शिक्षार्थी की। शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, तो प्रयोजनवादी या प्रयोजनवाद शिक्षार्थी को नए मूल्य का निर्माण करता, क्रिया करने वाला, दूरदर्शी, सृजनात्मक एवं प्रयोगवादी होने पर बल दिया गया है। दोस्तों, हर किसी आप कह सकते हैं हर किसी बात में, चाहे वो पाठ्यक्रम से संबंधित हो, शिक्षार्थी से संबंधित हो, शिक्षक से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो, आपको एक चीज यहाँ पर कॉमन मिली है और आपसे जो पूछा जाए आप यहीं से शुरुआत करेंगे कि नए मूल्यों का निर्माण करना, ठीक है, नई क्रियाओं का निर्माण करना, सृजनात्मक होना, नई नई चीजों की खोज करना, इन सभी पर क्या करता है प्रयोगवादी या प्रयोजनवाद इस पर बल देता है। तो आपको हर एक चीज में, ये तो आपकी कॉमन बात है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप इतना लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको पूरा जितना पढ़ते जाएंगे आपको समझ आता चला जाएगा कि कौन सी बातें इसमें ऐसी है कि जिनको आप हर एक जगह पर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उनको हर जगह लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे। ऑलराइट, आपको ज्यादा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्लास रेगुलर लेनी है और समझना है। अब दोस्तों, विद्यार्थी की प्रकृति कैसी कैसी होती है उसके लिए आपके सामने छोटी सी टेबल बनाई गई है। ठीक है, हमने अभी तक 3 चीजों को जान लिया है। आज हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रयोजनवाद की। ठीक है, प्रयोजनवाद की बात हम अभी कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रकृतिवाद और आदर्शवाद को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको बताया गया है विद्यार्थी की प्रकृति कैसी होती है इन तीनों के अनुसार, यानी प्रकृतिवाद में कैसी होती है, आदर्शवाद में विद्यार्थी कैसा होता है और प्रयोजनवाद में कैसा होता है। ठीक है, चलिए पहले बात करेंगे प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद में विद्यार्थी जो है प्राकृतिक और जैविक प्राणी होता है। ठीक है, और आदर्शवाद में आध्यात्मिक प्राणी यानी आध्यात्मिकता को ज्यादा अपनाता है, और प्रयोजनवाद में होता है सामाजिक प्राणी। कैसा, सामाजिक प्राणी। अब आपको तीनों के बीच यहाँ पर डिफरेंस आ गया। ठीक है, पिछले वाले भी आपके रिवाइज हो गए ये दोनों चीजें कि विद्यार्थी की प्रकृति वहां कैसी थी। वहां सबसे पहले प्रकृतिवाद की अगर बात करें तो प्राकृतिक और जैविक, आदर्शवाद में आध्यात्मिकता पर ज्यादा बल दिया गया था, प्रयोजनवाद में यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो सामाजिक प्राणी है। अब यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो जाती है। अब हम जानेंगे विद्यालय कैसा होना चाहिए। ठीक है, प्रयोजनवादी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, जैसे हमने अभी जाना सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, उनका स्पष्ट मत है कि शिक्षा ही समाज को नया रूप देती है, अतः ये शिक्षा संस्था की सामाजिक संस्था मानते हैं या शिक्षा संस्था को सामाजिक संस्था मानते हैं। संक्षेप में विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन ध्यान देने योग्य है। कौन कौन से होना चाहिए
इन्होंने बात की गई है प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। ठीक है, बात की गई है कि प्रयोजनवाद के अनुसार कैसा होता है विद्यालय, समाज का लघु रूप होता है। विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि होता है। ठीक है, सच्चा प्रतिनिधि कौन होता है, विद्यालय होता है। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला भी होती है और विद्यालय समुदाय का केंद्र है। विद्यालय कार्यशील नागरिकों के जीवन का स्थल है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर विद्यालय के बारे में आपने जान ली। प्रयोजनवाद के अनुसार कौन कौन सी बातें यहाँ पर जाननी जरूरी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब हम बात करेंगे अनुशासन। क्या अनुशासन को प्रयोजनवाद में फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता है, कैसा होता है, चलिए जानते हैं। प्रयोजनवादी विचारक बाहरी अनुशासन, शिक्षक के श्रेष्ठ अधिकार और शारीरिक दंड की निंदा करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको समझ आ गया, यानी वही बात है कि जबरदस्ती कुछ भी नहीं थोपना है विद्यार्थी के ऊपर, उसे जबरदस्ती अनुशासन में नहीं लाना है, बल्कि उसमें आत्म अनुशासन की भावना होनी चाहिए। वे कठोर दमनात्मक अनुशासन व प्रभावात्मक अनुशासन की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते हैं। इन सबसे हटकर वे सामाजिक अनुशासन का समर्थन करते हैं। कैसे? सामाजिक अनुशासन का समर्थन करते हैं जो कि सामाजिक समझदारी पर आधारित होता है। ठीक है, यह आधारित होना चाहिए। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमने अभी तक सीखा है, उसके अनुसार जो भी महत्वपूर्ण उसमें से आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स निकल करके आते हैं, वो सब आपके सामने यहाँ पर उस बात का पूरा निचोड़ यहाँ पर आपके सामने आ गया है। ठीक है, जो भी आपने सीखा वही बात को बिल्कुल शॉर्ट में करके आपके सामने यहाँ पर है। चलिए जानते हैं। पहला क्या है, कक्षागत परिस्थितियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर बल देना। वही बात है कि उनको सृजनात्मक बनाना। ठीक है, क्रियाविधि यानी करके सीखने को महत्वपूर्ण विधि के रूप में अपनाना, बल देना। और यहाँ पर आप साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट विधि भी यहाँ इसकी महत्वपूर्ण विधि है, मुख्य विधि है। व्यावसायिक शिक्षा और विज्ञान शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, योजना विधि का शिक्षा में अनुप्रयोग करना। आ गया आपके सामने, योजना विधि का शिक्षा में अनुप्रयोग करना और समाज उपयोगी शिक्षा की अवधारणा का विकास करना। अब यहाँ पर आपका पूरा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। हमने प्रयोजनवाद के बारे में सभी चीजों को जान लिया है। अब आपके सामने गाइस कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगी और आपको इनका कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रयोजनवाद का जन्म किस देश में हुआ था या किस देश से माना जाता है? तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि प्रयोजनवाद का जन्म किस देश से हुआ। गाइस आपका ये इस टॉपिक में क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया, तो इसीलिए इसका आंसर मैं ही आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको इसका ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर मैं ही आपको करूंगी क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया है। दोस्तों, प्रयोजनवाद का जन्म अमेरिका देश से माना जाता है। ठीक है, अमेरिका देश में ही प्रयोजनवाद का जन्म हुआ क्योंकि इनकी व्यवहारिकता वहीं से संबंधित है। यही आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं कौन? कौन मानता है विद्यालय को समाज का लघु रूप? मैंने आपको इसी क्लास में कवर किया है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। जल्दी जल्दी से बताइए, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या मानववादी। ठीक है, जल्दी से आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए। अगर आपने बातों को ध्यान से सुना है तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।